टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या किया जाता है, CFSC क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, क्या होता है कि आपकी जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी BBT, वो कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को अच्छे से एक्सप्लेन करने में क्या अनसक्सेसफुल रही। ठीक है, तो इसीलिए जो कॉन्सेप्ट आता है वो CFT का आता है। CFT आपकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करना सिखाएगी। ठीक है, उसी से ही हमें क्या पता चलेगा कि कोई भी हमारा पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स क्या है, कितना ज़्यादा स्टेबल है। दूसरा, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, वीक लिगेंड्स, इनकी वर्किंग तो समझी। ठीक है, क्या वर्किंग होती है, पेयरिंग होती है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वर्किंग। ठीक है, और वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं करा पाते। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का और वीक लिगेंड का मेन कॉन्सेप्ट है वो CFT ने ही दिया है। ठीक है, तो हम आज CFT को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। CFSC क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जीज कैलकुलेट करना सीखेंगे अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस के लिए। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कंपटीशन में बहुत ज़्यादा CFSC कैलकुलेट करने के लिए आते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब जो CFT होती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो इसमें क्या होता है, कहानी स्टार्ट होती है आपके d ऑर्बिटल्स से। कहाँ से स्टार्ट होती है, d ऑर्बिटल्स से। जो आपके d ऑर्बिटल्स होते हैं वो 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, अब वो 5 d ऑर्बिटल्स क्या सेम होते हैं? नहीं, 5 d ऑर्बिटल्स सेम नहीं होते हैं। 3 d ऑर्बिटल सेम होते हैं और 2 d ऑर्बिटल सेम होते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जो 3 d ऑर्बिटल होते हैं वो बिटवीन दी एक्सिस लाई करते हैं, एक्सिस के बीच में। और जो 2 d ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक्सिस के अलोंग क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो सारी कहानी यहाँ पे d ऑर्बिटल की एग्जिस्टेंस की वजह से ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कैसे आपके लिगेंड आते हैं, कैसे आपके लिगेंड क्या करते हैं, d ऑर्बिटल्स की एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, और कैसे उनकी एनर्जी क्या होती है, आपकी स्प्लिट कर जाती है। मतलब कुछ जो 3 ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, नीचे की तरफ एग्जिस्ट करती है, और 2 ऑर्बिटल की एनर्जी आपकी क्या होती है, हाई हो जाती है। मतलब d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग को आपको समझना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्या, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT। तो स्टूडेंट्स, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या होता है, आप CFSC कैलकुलेट करेंगे, स्प्लिटिंग होती है d ऑर्बिटल्स की। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले अगर हम ऑक्टाहीड्रल का केस समझें। ठीक है, दोनों केसेस आपको अलग अलग पढ़ने को मिलेंगे। ऑक्टाहीड्रल का केस अलग पढ़ने को मिलेगा और आपको टेट्राहीड्रल मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले केसेस अलग पढ़ने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए पढ़ रहे हैं। क्या होता है, ऑक्टाहीड्रल केस में जो आपकी सेंट्रल मेटल एटम होती है, ठीक है, वो कहाँ होती है, मिडल में होती है। ठीक है, सपोज आपकी ये एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, दिस वन इज योर वाई एक्सिस एंड दिस वन इज योर जेड एक्सिस। ठीक है, तो बीच में आपकी क्या है, सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट है, किसमें, ऑक्टाहीड्रल के केस में। तो ऑक्टाहीड्रल के केस में क्या होता है, जो लिगेंड्स अप्रोच करते हैं मेटल के तरफ, तो वो अलोंग दी कहाँ करते हैं, एक्सिस पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मतलब जो लिगेंड्स अप्रोच करेंगे वो अलोंग दी एक्सिस अप्रोच करेंगे, किसके केस में, ऑक्टाहीड्रल के केस में। ठीक है, लिख देते हैं, इन केस ऑफ ऑक्टाहीड्रल, इन केस ऑफ ऑक्टाहीड्रल, ठीक है, लिगेंड्स ऑलवेज
approaches along the axis, ठीक है। तो जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स हमेशा अलोंग दी एक्सिस अप्रोच करते हैं, कब? सेंट्रल मेटल की तरफ, किसके केस में? ऑक्टाहीड्रल के केस में। बस यही आपको स्टोरी पूरी समझनी है। अब क्या होता है, जो डी ऑर्बिटल होती हैं, अगर मैं बात करूं मेटल की, तो इन मेटल्स में क्या प्रेजेंट है? डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ठीक है। डी ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इन 5 में से क्या होता है, पांचों के पांचों ऑर्बिटल सेम नहीं होते। क्या होता है, 3 ऑर्बिटल बिटवीन दी एक्सिस होते हैं और 2 ऑर्बिटल क्या होते हैं आपके? 3 ऑर्बिटल बिटवीन दी एक्सिस होते हैं और 2 ऑर्बिटल आपके क्या होते हैं? अलोंग दी एक्सिस होते हैं, ठीक है। तो बिटवीन दी एक्सिस मतलब एक्स वाई के बीच में डी एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई के बीच में क्या? डी एक्स वाई, और वाई जेड के बीच में क्या हो जाएगा? डी वाई जेड, ठीक है। और क्या होता है आपका एक्स वाई के बीच में? तो वो ऑर्बिटल क्या लिखा जाएगा? डी एक्स वाई, वाई जेड, और जेड एक्स के बीच में डी जेड एक्स, ठीक है। तो 3 ऑर्बिटल ये होते हैं आपके एक जैसे। क्या होते हैं? ये तीनों ऑर्बिटल होते हैं एक जैसे। ये कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? बिटवीन दी एक्सिस। जो मैंने एक्सिस लिखी है उन एक्सिस के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, बाकी के 2 ऑर्बिटल क्या होते हैं? एक होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक होता है आपका डी जेड स्क्वायर। ये कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? अलोंग दी एक्सिस। ये आपके एक्सिस पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। दोनों 3 ऑर्बिटल बिटवीन दी एक्सिस लाई करते हैं और 2 ऑर्बिटल आपके अलोंग दी एक्सिस क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आने लग गया होगा कि कुछ ऑर्बिटल तो बीच में है, किसके? एक्सिस के, ठीक है। और कुछ ऑर्बिटल एक्सिस पर ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब लिगेंड आता है, ठीक है, अब इन ऑर्बिटल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। लिगेंड आ रहा है, लिगेंड में भी क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो क्या होगा? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा कि नहीं होगा? ठीक है। इसी रिपल्शन की वजह से जो आपके डी ऑर्बिटल्स के ऑर्बिट्स हैं वो क्या करते हैं? स्प्लिट कर जाते हैं। समझ में आया? जब आपका लिगेंड मेटल की तरफ अलोंग द मेटल क्या करेगा? अप्रोच करेगा, ठीक है, किसके थ्रू? एक्सिस के थ्रू। तो क्या होगा? जो ऑर्बिटल्स एक्सिस पे प्रेजेंट हैं, कौन कौन से? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ठीक है, उनकी एनर्जी क्या होती है? आपकी हाई हो जाती है ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ठीक है। और किनकी एनर्जी कम रह जाती है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? बिटवीन दी एक्सिस प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब लिगेंड स्टार्टिंग में आएगा तब तो पूरे के पूरे 5 ऑर्बिटल, पांचों के पांचों में ही क्या होगी? एनर्जी हाई होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पांचों के पांचों ऑर्बिटल क्या करेंगे? उस फील्ड को लिगेंड की क्या करेंगे? टॉलरेट करेंगे। मतलब पांचों के पांचों ऑर्बिटल्स पे अफेक्ट पड़ेगा। तो एक बारी तो पांचों के पांचों ऑर्बिटल्स क्या होंगे? अपनी नॉर्मल एनर्जी से ऊपर क्या हो जाएंगे? शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन जो मेन स्प्लिटिंग होगी वो किन में होगी? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर में, क्योंकि ये ऑर्बिटल्स आपके कहाँ प्रेजेंट है? एक्सिस पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैं आपको यही समझा देती हूँ। एक्स और वाई के बीच में एक ऑर्बिटल प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? एक्स और वाई के बीच में, ठीक है। एक ऑर्बिटल कहाँ प्रेजेंट है आपकी? एक्स और जेड के बीच में, ठीक, डी ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल कहाँ प्रेजेंट है? एक्स वाई, वाई और जेड के बीच में। अब वाई और जेड के बीच में वाई एक्सिस ये है, ठीक है, और जेड एक्सिस आपकी ये है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके बीच में रही होगी। अब 3 डायमेंशनल में प्रेजेंट है तो मैं आपको ऐसे ऐसे दिखा देती हूँ, क्योंकि 3D की शेप बोर्ड पे दिख नहीं पाएगी, ठीक है। तो ये ऊपर अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है।
अब क्या होता है, कुछ ऑर्बिटल जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, डी ऑर्बिटल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वो कहाँ प्रेजेंट है, एक्स एक्सिस पे, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है, बस एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, ठीक है। एक होती है आपकी डी जेड स्क्वायर, वो कहाँ प्रेजेंट है, सिर्फ जेड पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो ब्लैक से मैंने बनाई है, ये क्या है आपकी अलोंग दी एक्सिस ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट है, अलोंग दी एक्सिस। अब लीगेंट भी किधर से अप्रोच कर रहा है, लीगेंट ऑल्सो अप्रोचेस अलोंग दी एक्सिस। अब लीगेंट भी किधर से अप्रोच करता है, अलोंग दी एक्सिस। तो आप खुद बताइए, जो एक्सिस पे ऑर्बिटल प्रेजेंट है वो क्या होंगी, ज्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फील करेंगी या नहीं करेंगी। यही रीजन होता है कि जो आपके 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं डी जनरेट, उनमें क्या होती है, जेनरेसी आ जाती है, ठीक है, मतलब एनर्जी क्या होती है, अप डाउन हो जाती है जो, ठीक है, ये दो सेट बन जाएंगे आपके डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, इसको क्या बोला जाएगा, T2G, ठीक है, तो T2G नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और क्या होता है आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इसको EG बोला जाएगा, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इनके बीच में क्या आ जाएंगे, एक पर्टिकुलर एनर्जी गैप आ जाएगा, ठीक है, वही एनर्जी गैप क्या कहा जाता है, CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैसे इनकी डीजेनरेसी किसमें, जनरेटेड डी ऑर्बिटल्स में चेंज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, जितने भी आपके लिगेंड्स हैं वो अलोंग दी एक्सिस सेंट्रल मेटल एटम की साइड क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ, सेंट्रल मेटल एटम की साइड, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। तो तीनों एक्सिस के थ्रू ही क्या आ रहे हैं, आपके लिगेंड्स आ रहे हैं, ठीक है, कुछ इधर से कुछ इधर से भी लिगेंड्स आएंगे, ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे इधर से भी, जेड एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, ठीक। तो क्या होता है, जो इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल लिगेंड्स अप्रोचेस टू दी मेटल अलोंग दी एक्सिस, ठीक है, अलोंग दी एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं क्या, लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को, ठीक। तो इसी की वजह से क्या होने वाला है, आपकी स्प्लिटिंग आपको पढ़ने को मिलेगी, ठीक। तो क्या है, आपके 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, कितने डी ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 डी ऑर्बिटल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक। डी ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं तो ये सेंट्रल मेटल एटम जो है आपकी, उसके 5 डी ऑर्बिटल है, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम के 5 डी ऑर्बिटल्स हैं ये, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ठीक है, ये 5 डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। इनको क्या बोल सकते हैं, 5 degenerated d orbitals of central metal atom, central metal atom in absence of ligands, in absence of लिगेंड्स, मतलब अभी लिगेंड्स ने कोई अप्रोच नहीं किया है, तो सेंट्रल मेटल एटम के जो डी ऑर्बिटल है वो इस तरीके से प्रेजेंट है, सबकी एनर्जी क्या है, एक जितनी है, सब डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, 5 डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं, अभी लिगेंड का अफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। क्या होता है, हाइपोथेटिकली देखा जाता है, जब लिगेंड्स दूर से मेटल की साइड अप्रोच करना स्टार्ट करते हैं
तो क्या होता है, पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल्स पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फील होता है। ठीक है, ये हाइपोथेटिकली कॉन्सेप्ट है। जब लिगेंड अप्रोच करेगा, सोचो, तो पांचों के पांचों ऑर्बिटल पे दूर जब कोई लिगेंड प्रेजेंट है, ठीक है, अभी किसी भी ऑर्बिटल को नहीं पता है कि लिगेंड किस एक्सिस के थ्रू सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर आने वाला है, मतलब सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल्स को इलेक्ट्रॉन क्या करने वाला है, डोनेट करने वाला है। जब सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल्स को लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो ऑर्बिटल के पास तक तो वो क्या करेंगे, जाएंगे ही ना। ठीक है, तो जब लिगेंड दूर से अप्रोच करता है, ठीक है, दूर है, जब पांचों के पांचों ऑर्बिटल्स डिसाइड नहीं कर पाते हैं उस टाइम पे, सोचो कि जो आपका लिगेंड है, ठीक है, वो किन ऑर्बिटल्स के या किस रास्ते पे आने वाला है, अभी वो बहुत दूर है। ठीक, तो क्या होता है कि पांचों के पांचों उसको फील करते हैं। ठीक है, उस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को पांचों के पांचों ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, फील करते हैं। तो क्या होती है, इनकी एनर्जी थोड़ी हाई हो जाती है, पांच के पांच ही ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो जाएगी, थोड़ी हाई हो जाएगी। ठीक, तो पांचों के पांचों ऑर्बिटल्स क्या होंगे, आपके थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, अभी भी पांचों के पांचों कैसे हैं, डीजेनरेटेड ही हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 5 डीजेनरेटेड d orbitals of मेटल, ठीक है, मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम या आयन मेटल आयन इन क्रिस्टल फील्ड। ठीक है, इन क्रिस्टल फील्ड, ठीक है, लिगेंड्स आना शुरू हो रहे हैं, पर लिगेंड अभी दूर है, थोड़ा दूर है। तो जब लिगेंड दूर होता है लेकिन मेटल की तरफ मूव करता है, अलोंग दी मेटल, या मूव करता है टुवर्ड्स दी मेटल, तो पांचों के पांचों जो ऑर्बिटल्स हैं वो उस एनर्जी को के रिपल्शन को फील करेंगे और एनर्जी क्या हो जाएगी, पांचों के पांचों ऑर्बिटल्स की एक साथ ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, लेकिन क्या होगा, ये आपका हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। मेन क्या है, अब जब लिगेंड्स बिल्कुल मेटल के पास में आ चुके हैं, कहाँ गए, बिल्कुल मेटल के पास आ गए, तो तब जिस रास्ते पे लिगेंड आएगा, मान लो 5 लोग खड़े हैं, ठीक है, अब कोई दूर से आ रहा है, उनको समझ आ रहा है कि ये जो नेक्स्ट वाला आ रहा है कोई इंसान, तो वो हमसे क्या कर रहा है, बात करने आ रहा है। ठीक है, उन पांचों को क्या लगेगा कि ये हो सकता है मेरे से बात करे, पांचों यही सोचेंगे, हो सकता है मेरे से बात करे, हो सकता है मेरे से बात करे। ठीक है, तो पांचों को भी ये लगेगा कि ये किसी से भी बात कर सकता है। लेकिन जब वो बिल्कुल पास में आके बात करेगा, तो वो किसी पर्टिकुलर एक से अगर बात करेगा, तब उसको पता चलेगा कि ये बाकी के 4 को पता चल जाएगा कि ये हमसे बात करने नहीं, इससे बात करने आ रहा था। ठीक है, तो वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ है, जब लिगेंड दूर है तो पांचों ऑर्बिटल इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को फील करेंगे। ठीक है, तो पांचों के पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाई हो जाती है। लेकिन जब लिगेंड बिल्कुल मेटल के पास आ जाते हैं, ठीक है, किसके, मेटल के जो ऑर्बिट्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करना शुरू कर देते हैं, तो आपके अलोंग द एक्सिस लिगेंड अप्रोच कर रहा है, तो कौन से वाले, जो अलोंग द एक्सिस डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, कौन से प्रेजेंट है, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, स्प्लिट, ये हाई एनर्जी पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, और बाकी के जो क्या है आपके बिटवीन दी एक्सिस ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये लो एनर्जी पे आएंगे। ठीक है, तो ये एक सेट है जिसमें 3 ऑर्बिटल हैं आपके, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ठीक है, तो ये पूरा सेट क्या कहा जाएगा आपका, T2G, ये क्या बोला जाता है, T2G, सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक, तो ये नीचे, इनकी एनर्जी नीचे शिफ्ट रहती है। ठीक है, और क्या होता है
इनकी एनर्जी भी इस वाले से तो हाई ही रहेगी, ठीक है, इस वाले के कंपैरिजन में तो ऊपर ही है, ठीक। बाकी के जो दो हैं अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल, वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को ज्यादा ही फील करते हैं, तो उनकी एनर्जी कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है। तो आपके डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, और डी जेड स्क्वायर, दो ऑर्बिटल ऊपर चले जाएंगे। समझ में आया, ठीक है। बीच में जो एनर्जी होती है उसको क्या कहा जाता है, जीरो, ठीक है। अब इस गैप में अगर मैं यहाँ डिवाइड कर दूं, जो ये पूरा का पूरा गैप है ऊपर से नीचे तक की एनर्जी का, ऑक्टाहेड्रल का केस पढ़ रहे हैं, तो इसी को कहा जाता है डेल ओ। ओ क्यों, बिकॉज ऑफ द ऑक्टाहेड्रल, क्या कहा जाएगा, डेल ओ। अब इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच की जो एनर्जी है वो क्या कही जाती है, डेल ओ कही जाती है। यही आपका मेन है, ठीक है, यही बीच की एनर्जी CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, यहीं से ही हम कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। तो जो डेल ओ होता है, अगर मैं इसको डिवाइड करूं, ठीक है, तो अब दो ऑर्बिटल ऊपर प्रेजेंट है, तीन ऑर्बिटल आपके क्या है, नीचे प्रेजेंट है, ठीक। तो पूरी की पूरी जो है उसको बोला जाता है ऊपर से नीचे तक की 0.1 डेल ओ, या फिर बोल सकते हैं आप 10 DQ, ठीक है। अब इस 0.1 में क्या होता है, 0.6, अगर 0.1 कंप्लीट है तो क्या होना चाहिए, एक को 1 डेल ओ होता है, क्या है 1, टोटल 1 डेल ओ। अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, मतलब एनर्जी है, वो क्या कैलकुलेट, क्या मान लेते हैं, 1 डेल ओ, ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। स्टूडेंट्स क्या है कि आपके जो दोनों ऑर्बिटल्स के बीच की एनर्जी गैप है, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, तो वो कितनी है, टोटल है आपकी 1 डेल नोट, ठीक है। ओ जो है नीचे नोट जो लग रखा है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है ऑक्टाहेड्रल केस को, ठीक है। तो डेल ओ बोला जाएगा, ठीक है, 1 डेल ओ, दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 डेल ओ, ठीक है। और ऊपर कितना हो गया आपका 0.6 डेल ओ, नीचे वाली हो गई आपकी 0.4 डेल ओ, ठीक है। रीजन, ताकि दोनों के बीच में क्या है, जीरो है, ठीक। तो जीरो कैसे आ सकता है, आपके नीचे वाली इलेक्ट्रॉन्स की मल्टीप्लीकेशन 0.4 से करके जो वैल्यू आएगी उतनी ही नेगेटिव में नीचे की तरफ, ठीक है, और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करके जो वैल्यू आएगी उतनी ही पॉजिटिव में ऊपर की तरफ, ठीक है। सपोज 1 2 3 4, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 4, तो 4 इंटू 0.6 कितना हो जाएगा, 2.4, कितना पॉजिटिव का, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूं 1 2 3 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं आपके, 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 इंटू 0.4 करेंगे तो 2.4, ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव का, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग हमने 1 को क्या किया है, डिवाइड कर लिया, ठीक है, ताकि मिडल में क्या है, आपकी मिडल वाली जो एनर्जी है वो क्या है, जीरो है, जीरो डेल ओ, ठीक है, 0 डेल ओ। तो ऊपर 0.6 डेल ओ, नीचे 0.4 डेल ओ। अब क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स नीचे प्रेजेंट होते हैं उनकी इंटू 0.4 से हो जाती है, ठीक है। अब ये जो एनर्जी है आपकी, ये नेगेटिव में है, नेगेटिव, ठीक है, तो नेगेटिव में आएगी नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे तो उनकी CFSE कैसे कैलकुलेट की जाएगी, ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो इंटू 0.6 करके जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में है। अब दोनों वैल्यू को हम ऐड कर देंगे तो बीच में जो CFSE है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक, इस तरीके से वो हम समझेंगे एग्जांपल्स के थ्रू, ठीक। अब इसमें जो हमारी ये CFT होती है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड का कॉन्सेप्ट कैसे समझाती है, वो समझ लीजिए। क्या होता है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, फॉर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स,
अगर मैं किसकी बात करूं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की बात करूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल साइनाइड, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके साइनाइड आयंस होते हैं और CO कार्बोनिल, ठीक है, ये आपके क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होती थी, हमेशा पेयरिंग हो जाती थी, याद है ना आपको, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में क्या होती थी, पेयरिंग हो जाती थी, अंदर की तरफ शिफ्ट कर जाते थे क्या, आपके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो रीजन क्या होता है, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड अप्रोच करता है मेटल की साइड, ठीक, तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए जो ये बीच का डेल O होता है, ऑक्टाहेड्रल एनर्जी गैप, तो वो क्या होता है आपका, ज्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में, पेयरिंग एनर्जी के कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, पेयरिंग एनर्जी के। इसका मतलब जो ये बीच में डेल O है, ये लिगेंड के अकॉर्डिंग क्या होता रहता है, शिफ्ट होता रहता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के केस में जो ऑक्टाहेड्रल एनर्जी गैप होता है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स जब आपके यहाँ फिल हो जाते हैं, सपोज 1 2 3, और किसका केस है, D4 का केस है या D5 का केस है, तो वो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जंप नहीं कर पाएंगे। रीजन, क्योंकि आपकी ये जो बीच वाली एनर्जी गैप है ये बहुत ज्यादा है, तो क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी, किसके केस में, फोर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, फोर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। अब आपको समझ में आ जाएगा कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स अंदर की तरफ पेयरिंग क्यों करवाते थे, यही रीजन था कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स अंदर की तरफ पेयरिंग करवाते थे, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल गैप स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के केस में ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जंप ना कर पाके किसमें, किसमें, EG वाले सेट में नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है, और पेयरिंग हो जाती है, ठीक। तो इसका मतलब जब भी आपको कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा मिले जहां लिगेंड स्ट्रॉन्ग दे रखा है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करवाना है, D3 तक तो वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड का क्या आएगा, केस ही नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन्स यही फिल होंगे, D1 D2 D3। लेकिन जैसे ही D4 आया तो वीक का अगर केस है, वीक लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड का केस है, ठीक है, उस कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है, तो आपको चारों के चारों इलेक्ट्रॉन यहीं फिल करने हैं और तब CFSE कैलकुलेट करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है, जो समझा रही हूँ ध्यान से समझिए। अगर कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा है जिसमें वीक लिगेंड प्रेजेंट है, ठीक है, तो वीक लिगेंड प्रेजेंट है, तो D4 के केस के बाद D4 D5 D6 D7 जो भी होंगे आपके, ठीक है, उनमें आपको इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर लेके जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 नंबर का इलेक्ट्रॉन यहाँ या 5 नंबर का इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है, D4 और D5 के केस में। लेकिन फिर उसके बाद CFSE क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। लेकिन अगर कैसा केस है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का केस है, ठीक है, और किसका केस है, D4 का या D5 का है, तब आपको कैसे CFSE कैलकुलेट करनी है उस कॉम्प्लेक्स में, 1 2 3 और 4th नंबर का इलेक्ट्रॉन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, डेल O एनर्जी ज्यादा है, तो यही फिल हो जाएगा, ठीक है। D5 का केस है तो इलेक्ट्रॉन यही फिल हो जाएगा, तब आपको CFSE कैलकुलेट करनी है, ठीक है। समझ गए क्या करना है, वीक लिगेंड के लिए इलेक्ट्रॉन्स ऊपर फिल कर लोगे, ठीक है, तब CFSE कैलकुलेट करोगे, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग यही करा दोगे, तब CFSE कैलकुलेट करोगे, ठीक। तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के केस में पेयरिंग इसलिए होती है क्योंकि ऑक्टाहेड्रल एनर्जी का गैप ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस एनर्जी को जो इस लिगेंड्स है वो क्रॉस नहीं कर पाते, तो उनमें पेयरिंग हो जाती है। पेयरिंग एनर्जी कम होती है तो वो पेयरिंग हो जाती है, पेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स उस ऑर्बिटल में, किसके केस में, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में। तो इसीलिए हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की पढ़ते थे, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के केस में अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाते थे, यही रीजन था, ठीक है। अगर मैं एक्सप्लेन करूं किनको, वीक लिगेंड्स को, तो क्या होता है, अगर मैं एक्सप्लेन करूंगी किन के लिए, वीक लिगेंड्स के लिए, तो फॉर वीक लिगेंड्स के लिए क्या होता है आपका,
ऑपोजिट केस आता है, वीक लिगेंड्स के लिए जो ऑक्टाहेड्रल एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इन केस ऑफ पेयरिंग एनर्जी, उसके लिए क्या होती है, पेयरिंग एनर्जी हाई हो जाती है। ठीक है, किनके लिए, वीक लिगेंड्स के लिए पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, तो वीक लिगेंड्स में पेयरिंग नहीं होती। ठीक है, इसीलिए पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चला जाता है, किसमें, वीक लिगेंड्स में। तो इसीलिए जब बैलेंस बोन थ्योरी पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, तो वीक लिगेंड्स के केस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर तक ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करते हैं, अंदर की तरफ पेयरिंग नहीं हो पाती है। तो बाहर वाले ऑर्बिटल में ही आपके लिगेंड्स को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने पड़ते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल एनर्जी गैप ज्यादा होता है, पेयरिंग एनर्जी कम होती है, तो इसलिए उनमें पेयरिंग होती है, किसमें, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में। लेकिन वीक लिगेंड्स के केस में क्या होता है, आपका ऑक्टाहेड्रल एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो जाती है, इसलिए वीक लिगेंड्स के केस में क्या होता है, पेयरिंग नहीं हो पाती और इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट करते हैं। ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी आपने यही देखा था, वीक इलेक्ट्रॉन्स, वीक लिगेंड्स के केस में इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में बाहर तक आते हैं, शिफ्टिंग नहीं हो पाती है। ठीक है, इस तरीके से अब मैं कुछ एग्जांपल ले लेती हूँ जिससे आपको CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करके सिखा सकूं फॉर बोथ वीक लिगेंड्स एंड फॉर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपके दो कॉम्प्लेक्सेस गिवन है, FeH2O6Cl2, तो ये ऑक्टाहेड्रल का केस है। ठीक है, इसमें हमें ऑक्टाहेड्रल के लिए कैलकुलेट करना है। ठीक है, और दूसरा है K2NiCl4, ये आपका टेट्राहेड्रल। तो एक तरीके से देखा जाए तो इन्होंने क्या किया है, दो कॉम्प्लेक्सेस दे दिए। ठीक है, और उनकी CFSE पूछी है कि क्या इनकी CFSE है। ठीक है, तो सबसे पहले हम FeH2O6Cl2 इसके लिए इधर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, K2NiCl4 इसके लिए मैं आपको इधर सॉल्व करना सिखाऊंगी। ठीक है, तो ये ऑक्टाहेड्रल का केस है। ऑक्टाहेड्रल में, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में कौन सा लिगेंड है, ये आपका वाटर है, वीक लिगेंड है। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि हमारा जो मेन है वो सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से है। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी आएगी, 2Cl नेगेटिव हो जाएगा अगर, ठीक, तो 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, 2Cl नेगेटिव काउंटर आयन, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज 2 पॉजिटिव। अब वाटर का चार्ज होता नहीं है, तो Fe के ऊपर चार्ज कितना हो गया, 2 पॉजिटिव। तो Fe का एटॉमिक नंबर तो आप सभी को पता ही है, आर्गन। ठीक है, कितना 26 होता है, तो आर्गन 4s2, ठीक, 3d6 4s2। अब चार्ज कितना है, 2 पॉजिटिव, तो Fe के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या है, आर्गन 3d6। तो इसका मतलब आपको d6 के लिए कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब CFSE के लिए क्या करना होता है, हमारे पास स्प्लिटिंग हमने पढ़ी है। ठीक, नीचे क्या होते हैं, नीचे होते हैं T2G, ऊपर क्या होता है, EG में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 2। ठीक, तो अब क्या है, वाटर है, वीक लिगेंड है, ध्यान रखना वीक लिगेंड है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 6, वीक लिगेंड है ना, तो वीक लिगेंड है तो ऊपर वाली EG में भी इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। ठीक है, अब क्या होता है, ये आपका 0.6, ठीक है, और ये एनर्जी कितनी होती है, 0.4। तो कैलकुलेट कर लेंगे CFSE क्या कैलकुलेट होगी। ठीक है, ऊपर वाली पॉजिटिव में है, तो 0.6 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, माइनस नीचे वाली किस में है, नेगेटिव में, 0.4 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन से, 1 2 3 4। ठीक, तो 6 इंटू 2 1.2, 0.6 है ना। ठीक, ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में 1.6। ठीक, तो कितनी आई आपकी, -0.6 में से 2 को अगर माइनस करेंगे तो 4,
डेल ओ, ठीक है, -0.4 डेल ओ। -0.4 डेल ओ कितने में है, एक इस वाले में है और एक इस वाले ऑप्शन में है, ठीक। तो अब हम सेकेंड वाली और कैलकुलेट कर लेते हैं टेट्राहीड्रल के केस में, ठीक है। तो टेट्राहीड्रल के केस में क्या होता है, ऑपोजिट होता है, उल्टा हो जाता है। टेट्राहीड्रल के केस में क्या होता है, आपके जो T2G है वो नीचे ना होके ऊपर होते हैं और EG ऊपर ना होके कहाँ होते हैं, नीचे होते हैं, ठीक है। तो EG आपका नीचे, T2G ऊपर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टेट्राहीड्रल के केस में जो लिगेंड्स होते हैं वो अलोंग दी एक्सिस ना अप्रोच करके बिटवीन दी एक्सिस अप्रोच करते हैं। तो बिटवीन दी एक्सिस का मतलब है DXY, DYZ, DZX जो है आपकी ऑर्बिटल 3, जो T2G का सेट बना था वो ज्यादा रिपल्शन फील करता है, और वो ज्यादा रिपल्शन फील करता है तो उसके जो आपके एनर्जी लेवल्स हैं वो कहाँ चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं उसकी एनर्जी, ठीक है। तो T2G की एनर्जी कहाँ चली जाएगी, ये 3, EG में 2, ये नीचे, ठीक है। एनर्जी भी कैसे हो जाएगी इनकी, 0.4 ऊपर और 0.6 नीचे, ठीक है। तो कैलकुलेट करेंगे। अब K2 तुम का मतलब 2K पॉजिटिव, NiCl4 और 2 नेगेटिव, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ वीक लिगेंड है, ठीक है। निकेल के ऊपर चार्ज आएगा 2 पॉजिटिव। अब निकेल के ऊपर चार्ज 2 पॉजिटिव है, ठीक है। 28 निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 28 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d8 होता है, ठीक है। तो s में से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे, बचेगा क्या आपका 3d8, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन किसका केस बन गया, D8 का, ठीक है। वीक लिगेंड है तो 1 2 3 4 5, ठीक, 6 7 एंड 8 इस तरीके से फिल हो जाएगा। तो इसके लिए CFSC कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। नीचे नेगेटिव में होती है, ऊपर पॉजिटिव में होती है। तो 1 2 3 4 कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इंटू 0.4 कितना पॉजिटिव, ठीक है, माइनस नीचे 1 2 3 4 कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4, ठीक है, कितने इंटू 0.6, ये नेगेटिव में है। 1.6 पॉजिटिव माइनस नेगेटिव 6, 0.6 इंटू 4 2.4, तो आएगी कितनी, नेगेटिव 0.8। ये क्या है आपकी डेल टी। टेट्राहीड्रल के लिए डेल टी सफिक्स टी का यूज किया जाता है, ठीक है। और आपका किसके लिए, ऑक्टाहीड्रल के लिए डेल ओ का यूज किया जाता है, ठीक है। तो किस ऑप्शन में है, आपके फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्सेस के लिए नेगेटिव 0.4 डेल ओ और सेकेंड वाले के लिए आई है नेगेटिव 0.8 डेल टी, ठीक है। तो यह ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है, उसी के अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है और अपनी CFSC कैलकुलेट कर लेनी है। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, वो भी आपका कंपटीशन में आया हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये JEE मेंस 2020 में आया हुआ है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSC ऑफ CO कोबाल्ट F3S2O3, ठीक है। तो ये दोनों ही लिगेंड क्या है आपके, वीक लिगेंड है, ठीक है। अब दोनों ही लिगेंड किसका एग्जांपल है, मोनोडेंटेट का है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए है, ये ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का है, ठीक है। अब वीक लिगेंड जो होते हैं उनके लिए हमें पता ही है कि जो वीक लिगेंड होते हैं उनमें पेयरिंग होती नहीं है, क्योंकि उनके लिए पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। और ऑक्टाहीड्रल जो एनर्जी के बीच में स्पेस होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। जब क्या होता है आपका, वीक लिगेंड जब होते हैं तो उनके लिए पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है, और ऑक्टाहीड्रल जो एनर्जी होती है किसमें, दोनों T2G और EG के बीच में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या बनाऊं, T2G बना दूं, ठीक है, और ये मेरा EG सेट हो गया, तो दोनों के बीच की एनर्जी डेल ओ होती है।
तो वीक लिगेंड्स के लिए ये डेलो हाई होती है, तो सॉरी वीक लिगेंड्स के लिए जो डेलो होती है वो बहुत कम होती है, ठीक। पेयरिंग एनर्जी हाई होती है तो इसलिए पेयरिंग नहीं हो पाती, ठीक। तो ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। अगर ये नहीं भी गिवन होता तो हम यहाँ वीक लिगेंड्स को देख के समझ जाते कि पेयरिंग नहीं होनी है। डेल ओ जो ऑक्टाहेड्रल एनर्जी होती है बीच वाली T2G और EG के बीच में जो स्प्लिटिंग है वो क्या हो जाती है, वीक लिगेंड्स के केस में कम हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, पेयरिंग ना होके इलेक्ट्रॉन्स ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। इस चीज का मतलब है, ये इस क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको कुछ और ना समझे, यही समझें कि वीक लिगेंड्स की वजह से इन्होंने ये दे दिया, या हिंट बोल सकते हैं आप, ठीक। तो अब कोबाल्ट है, ठीक है। अब कोबाल्ट के ऊपर चार्ज अगर आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो वाटर का चार्ज तो कुछ है नहीं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या है आपका, 0, कोई चार्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर है नहीं, ठीक है। तो कोबाल्ट का जो यहाँ पे चार्ज निकलने वाला है वो कितना निकलने वाला है, एक्स कंसीडर करेंगे -3, ठीक है, किसका, फ्लोराइड का, प्लस वाटर के लिए 0, तो इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा आपका +3। तो कोबाल्ट का जो चार्ज है वो +3 है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, ठीक है। तो आर्गन 4s2 3d7। अब कोबाल्ट के ऊपर चार्ज कितना है, +3, ठीक है। तो क्या बचेंगे, आर्गन 4s में भी 0, 3d6, किसका केस बन गया आपका, 3d6 का केस बन गया, ठीक है। तो 3d6 है, लिगेंड्स आपके वीक हैं तो कैसे फिल होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो 3d6 के लिए अभी मैंने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो भी d6 Fe के साथ वीक लिगेंड्स दे रखे थे, तो 0.4 आई थी आपकी डेल ओ नेगेटिव, तो इसके लिए भी वही आनी चाहिए, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं, CFSE 1 2 3 4 कितने, 4 इंटू, इसके लिए यूज होती है आपकी 0.4 डेल ओ, ठीक है। ये किस में है, नेगेटिव में है, प्लस ऊपर वाली एनर्जी पॉजिटिव में होती है, ठीक है। तो ऊपर वाली 0.6 डेल ओ, नीचे 0.4 डेल ओ, ठीक है। तो ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, तो 2 इंटू 0.6 डेल ओ, ठीक है। नेगेटिव कितना हो जाएगा, 0.4 इंटू 4 1.6 डेल ओ प्लस 1.2 डेल ओ, ठीक है। तो क्या आएगा, -6 में से 1.2 को 1.6 में से माइनस करेंगे, ठीक है, -0.4 डेल ओ, ये वैल्यू आपकी आ गई। तो कौन सा 0.4 डेल ओ, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी ठीक है, किस तरीके से उसकी लैंग्वेज चेंज है, आपको लैंग्वेज समझाऊंगी मैं, बाकी बेस्ड आपके फर्स्ट न्यूमेरिकल पे ही है, जिस तरीके से हमने पहला न्यूमेरिकल किया है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था उसी के अकॉर्डिंग बेस्ड है, मतलब ऑक्टाहीड्रल भी है और टेट्राहीड्रल भी पूछा है, ठीक है। CFSE आपको इसमें कैलकुलेट करनी है, ऑक्टाहीड्रल के लिए भी टेट्राहीड्रल के लिए भी, ठीक है। अब क्या कहा है, द वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE फॉर हाई स्पिन, ठीक है। आपको सबसे पहले तो ये समझना है, हाई स्पिन मतलब वीक लिगेंड्स वाले हैं, ठीक है। हाई स्पिन मतलब वीक लिगेंड्स है, तो आपकी पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। ऊपर वाले ऑर्बिटल्स में EG में भी इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं, तो किसके लिए है, D6 के लिए है, एक किस केस में, ऑक्टाहीड्रल और टेट्राहीड्रल के केस में, ठीक है। तो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल किया था ऑक्टाहीड्रल के, तो क्या हो गया, सेम हो गया, क्योंकि उसमें भी Fe के साथ, आयरन के साथ वीक लिगेंड्स थे, ठीक है। और उन वीक लिगेंड्स में क्या था आपका, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में D6 था, तो मतलब D6 के लिए हमने सॉल्व किया था, ठीक। टेट्राहीड्रल के लिए चेंज है, वहां पे निकल था D8 आ रहा था, ठीक। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो ऑक्टाहीड्रल के लिए D6 हाई स्पिन मतलब T2G और ये आपका EG, ठीक है।
तो 3 ऑर्बिटल यहाँ, 2 ऑर्बिटल आपके यहाँ, ठीक है। एनर्जी आपको पता ही है, ऊपर 0.6 नीचे 0.4 डेल ओ, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल के लिए पढ़ रहे हैं, नीचे वाली नेगेटिव में ऊपर वाली पॉजिटिव में। कितने 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। अब क्या है आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, वीक लिगेंड के लिए है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 कैलकुलेट करेंगे CFSE कितनी, नेगेटिव 0.4 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 4 प्लस 0.6 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन्स 2, ठीक है। तो कितना नेगेटिव 4 इंटू 4 1.6 प्लस 1.2, तो कितना आएगा आंसर नेगेटिव 0.4। अब किस में होती है, डेलो में। हम यहाँ पे भी डेलो 0.6 डेलो 0.4 डेलो, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा क्या, नेगेटिव 0.4 डेल ओ, ठीक है। तो किस ऑप्शन में, एक तो इस ऑप्शन में और एक इस ऑप्शन में है। सही से पता कैसे चलेगा आपका, टेट्राहेड्रल और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टेट्राहेड्रल के लिए क्या होती है आपकी, ऑपोजिट ऑर्बिटल्स होती हैं, ठीक है। T2G ऊपर चली जाएगी, ठीक, T2G सेट ऊपर और EG सेट नीचे। क्यों ऐसा होता है ये मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। जो ऑर्बिटल्स बिटवीन दी एक्सिस होती हैं वो ज्यादा रिपल्शन फील करती हैं, तो इसलिए उनकी एनर्जी हाई हो जाती है। किसके केस में, टेट्राहेड्रल के केस में, क्योंकि टेट्राहेड्रल के केस में लिगेंड्स बिटवीन दी एक्सिस सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करता है, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, T2G ऊपर और EG नीचे, ठीक है। तो नीचे 0.6 डेल टी और नेगेटिव, ठीक है, ऊपर पॉजिटिव 0.4 डेल टी, ठीक है। निकाल सकते हैं हम, क्या है D6 का केस है, हाई स्पिन है 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक। तो क्या CFSE हो जाएगी टेट्राहेड्रल के लिए, कितनी नेगेटिव 0.6 इंटू 1 2 3 प्लस 0.4 इंटू कितने 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो नेगेटिव 1.8 प्लस 0.4 इंटू 3 1.2, तो नेगेटिव कितना आएगा 1.2 माइनस करेंगे 1.8 में से तो 0.6 डेल टी, ठीक है 0.6। तो क्या ऑप्शन में आंसर, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव 0.4 डेलो और नेगेटिव 0.6 डेल टी। जेईई मेंस 2020 में इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। तो मतलब लैंग्वेज ही चेंज की है, बाकी सारे क्वेश्चंस आपके सेम है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्लीमेंट्री स्टेट को पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें आपको कॉम्प्लेक्स किसके कलर्स समझ में आएंगे, किसके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके लिए भी आपको क्या करना है, ध्यान देना है। कंपटीशन में उस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, और जितने भी आपके बोर्ड के क्वेश्चंस हैं या कंपटीशन के क्वेश्चन है जो मैं करा सकती हूँ, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बस फिर हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा कंप्लीट। थैंक यू।